नमस्कार दोस्तों। रीता कुमारी के कथा संसार में आज सुनेंगे हम उनकी एक और कहानी मुक्तिबोध। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अब तक आप सबों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो डालूं आसानी से वह वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए। लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े, शेयर करें ताकि यह कहानी दूसरे तक भी पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी मुक्तिबोध। आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम का कप लेकर जैसे मैं ही सीढ़ियाँ उतरने लगी, एक 10-12 वर्ष के लड़के से टकराते टकराते बची। छोटी छोटी चौंधियाई सी आँखें, मोटे होठ और सपाट चेहरे वाले उस बच्चे के अस्त व्यस्त कपड़े, भावहीन आंखें देख पहली नज़र में ही कोई कह सकता था कि वह एक मंदबुद्धि बच्चा है। जैसे ही उसकी नज़रें मेरे हाथों में पकड़े आइसक्रीम के कप पर गई, झट से उसने अपना हाथ मेरे सामने फैला दिया। मैंने भी चुपचाप अपना आइसक्रीम का कप उसके फैले हाथों पर रख दिया। आइसक्रीम पाकर खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। तभी उसे ढूंढती एक औरत वहां आ गई, जो देखने ही से मजदूरी मशक्कत करने वाली गरीब औरत नजर आ रही थी। बच्चे पर नजर पड़ते ही विकल हो उसे खींचकर अपने गले से लगाते हुए बोली, अरे मेरा मुनुआ, यहाँ कैसे चला आया रे? कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ चला गया था? माँ की विकलता से अनजान उसका मुन्नू आइसक्रीम खाने में मगन था। तभी मेरी तरफ मुखातिब हुई, बीबी जी, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं उसकी बातें बीच में ही काट कर बोली, कैसे बातें करती हैं, मैं इसे बच्चा समझ कर दी हूँ। क्या करूँ बीबी जी, इसकी बुद्धि ही कम है। मेरे 3 बच्चे में यह 2 तो हर तरह से ठीक है, बस यही सबसे छोटा बुद्धि से कमज़ोर है। लोग कहते हैं आगे चलकर यह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। अब बीबी जी, ईश्वर की लीला तो वही जाने, क्यों कैसे किसी बच्चे के साथ ऐसी बेइंसाफी करता है। पर मैं तो एक माँ हूँ, मैं कैसे अपने तीनों बच्चों में अंतर कर सकती हूँ? सच कहूँ, यह दूसरे बच्चों से कमज़ोर है, इसलिए मेरी ममता इस पर कुछ ज़्यादा ही उमड़ती है। जो बात वह अनपढ़ औरत भी बात बात में इतनी आसानी से समझा गई, वही बात बरसों पहले पढ़ी लिखी कीर्ति दी की समझ में क्यों नहीं आई थी कि बच्चों को हम सिर्फ इसलिए नहीं पालते हैं कि वे भविष्य में हमारा सहारा बनेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। बच्चों का माता पिता के साथ हानि लाभ से परे एक नैसर्गिक प्यार का बंधन होता है, जिसे अक्सर हम प्रतिष्ठा का प्रतीक मान लेते हैं। एक विकलांग बच्चे का भी हमारे प्यार और सम्मान पाने का उतना ही अधिकार होता है जितना कि हमारे अन्य बच्चों का। और न चाहते हुए भी मन बरसों पहले छूटे उस अतीत के गलियारों में भटकने लगा। पटना में कीर्ति दी हमारे पड़ोस में रहती थी। लंबे कद और घुटनों तक फैले लंबे घने बालों वाली कीर्ति दी की गिनती अपूर्व सुंदरी में होती थी। नाते रिश्तेदारों में ही नहीं, आस पड़ोस में भी उन जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। मुझसे 5-6 वर्ष बड़ी थी, फिर भी हम दोनों में हम उम्र जैसी दोस्ती थी। अपनी सुंदरता के अनुरूप उन्हें महंगे महंगे नए डिजाइन वाले कपड़े और गहनों का बहुत शौक था। उनकी माँ गोदावरी मौसी उनके इस शौक से परेशान रहती। 4-4 बच्चों की पढ़ाई लिखाई और ज़रूरत का सामान जुटाने में ही उनके हाथ तंग रहते। उधर कीर्ति दी जब अपनी माँ के साथ बाजार जाती, बड़ी बड़ी दुकानों के शोकेस में टंगे कपड़ों को देख किलक उठती। हाय अम्मा, देखो ना कितने प्यारे प्यारे रंग और डिजाइन के कपड़े हैं, एक ले दो ना। अक्सर गोदावरी मौसी झिड़क देती। मेरी हैसियत नहीं है उन दुकानों में जाने की। कभी कभी जब कीर्ति दी शोकेस के पास खड़ी देर तक कपड़ों को निहारती रहती और गोदावरी मौसी के कहने पर भी आगे नहीं बढ़ती, उल्टे कहती, देखो ना अम्मा, कैसे, देखने के थोड़े ही पैसे लगते हैं, मुझे देखने दो। तब चुपचाप गोदावरी मौसी दुकान में जाकर उनके मन मुताबिक कपड़े ले देती। हालांकि कीर्ति दी के एक उस ड्रेस के लिए उन्हें महीने भर खर्चों में खींचातानी करनी पड़ती।
इन सब बातों से बेखबर। कीर्ति जी मुझे देखते ही अपना नया ड्रेस लिए भागी भागी मेरे पास आ जाती। तब अक्सर गोदावरी मौसी झुझला कर कहती, समझा इसे सुनंदा, ये कोई राजा महाराजा के घर पैदा नहीं हुई है, कोई राजकुमारी से ब्याह कर ले जाने वाला नहीं है। अगर यही आदत बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब ससुराल जाएगी तो पति के महीने भर की कमाई एक ही दिन में अपने कपड़ों पर फूंक आएगी। फिर महीना भर दोनों पति पत्नी बैठे झांझरी बजाएंगे। मेरे बदले कीर्ति दी बोलती, क्यों गुस्सा करती हो अम्मा, आजकल कोई राजकुमार थोड़े ही ना होता है। फिर भी तुम देख लेना अम्मा, एक दिन जरूर कोई ऐसा मुझे ब्याह कर ले जाएगा जहाँ मैं राज करूँगी। ऐसे कपड़े तो मैं अपनी नौकरानियों के लिए खरीदूंगी। उसके बाद गोदावरी मौसी का भुनभुनाना और भी बढ़ जाता। एक दिन कीर्ति दी की बात सच हो गई थी। एक शादी में उनके अद्वितीय सौंदर्य पर रीझ कर IAS की ट्रेनिंग पूरी करके आए आदित्य प्रकाश की मां ने उनके घर शादी का पैगाम भिजवा दिया था। घर बैठे उच्च पद स्थापित समृद्ध परिवार का इकलौता वारिस दामाद के रूप में पाकर कीर्ति दी के माता पिता तो मानो निहाल हो गए थे। ब्याह होने के महीनों बाद तक ससुराल का अटूट वैभव और मातृ पितृ तुल्य सास ससुर का प्यार पा उन्हें अपने विलक्षण भाग्य के करिश्मे पर विश्वास ही नहीं होता था। सच कहूँ तो विधाता द्वारा अकृपण हाथों से दिया गया उनके सुख और समृद्धि को देख मुझे भी कभी कभी रश्क होता। जल्द ही 2 बेटों आयुष और अमन के बाद एक गुड़िया जैसी बेटी गौरी की मां बन कभी बिंदास आराम तलब जीवन जीने वाली कीर्ति दी पूरे घर की धुरी बन गई थी। उनके तीनों बच्चे भी अत्यंत प्रतिभाशाली थे, अपने वर्ग में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते। ईश्वर ने उनके जीवन में ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा था जिसके लिए वे अपनी किस्मत को कोस सके। लेकिन उनकी सन की विलक्षण विधाता के सम्मुख क्या किसकी चली है, किसके लिए सुख के सारे द्वार खोलकर कब वह रख देगा यह कोई नहीं जानता। अब और कब किसकी ये फैली झोली रिक्त छोड़ मुंह फेर कर चल देगा यह भी कोई नहीं जानता। यह उस विधाता की सनक ही थी कि 40 की उम्र पार करती कीर्ति दी की गोद में जो 2 बच्चे डाल दिए। अब इस जुड़वा बच्चे के तोहफे से कीर्ति दी हैरान थी। ना खुशी जाहिर कर पा रही थी ना गम। उन दिनों कीर्ति दी दिल्ली में रहती थी। मेरे पति विष्णु का तबादला भी अचानक दिल्ली हो गया। दोस्ती की टूटी हुई कड़ी फिर से जुड़ गई। हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। सब कुछ सही और सामान्य ढंग से चल रहा था। देखते देखते 2 वर्ष गुजर गए। एक दिन तब कीर्ति दी को गहरा धक्का लगा जब अपने दोनों बच्चों के बीमार पड़ने पर डॉक्टरी परीक्षण के दौरान उन्हें डॉक्टर ने बताया कि उनके दोनों ही बच्चे रमा और मयंक मंदबुद्धि हैं। धीरे धीरे यह सत्य खुलकर उनके सामने आ गया। दोनों के शरीर तो सामान्य रूप से बड़े हो रहे थे पर दिमाग नहीं। इस सत्य ने उन्हें इस कदर हिलाकर रख दिया कि अब तक ईश्वर प्रदत्त सारी खुशियां उन्हें बेकार और बेमानी लगने लगी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया। सभी की एक ही राय थी, बच्चे मंदबुद्धि हैं, इसकी कोई दवा नहीं है। बस प्रशिक्षण द्वारा इन्हें अपने काम करने लायक बनाया जा सकता है। जहाँ इन दोनों को अक्षर ज्ञान कराना मुश्किल हो रहा था, वहीं उनका बड़ा लड़का आयुष प्रथम प्रयास में ही IAS की प्रतियोगिता परीक्षा पास कर IAS अधिकारी बन गया। छोटा अमन IIT से इंजीनियरिंग कर रहा था। गौरी का नामांकन भी मेडिकल कॉलेज में हो गया। कीर्ति दी की समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी उनके साथ यह कैसा चूहा बिल्ली का खेल खेल रही है। जब भी रमा और मयंक के पास होती, उनकी बाल सुलभ हरकतों पर उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता और कभी दूसरे नंबर से समझौता न करने वाली कीर्ति दी अपनी विकृत रचना को अपने आगोश में समेट लेती। एक दिन अचानक कीर्ति दी मेरे घर आई। हमेशा की तरह ना हंसी ना ही मुझे गले से लगाया। हताश और उदास निढाल हो सोफे पर बैठ गई। उनकी निस्तेज दुर्बल काया और व्याकुल आंखें देख मेरा मन धड़क उठा। एक क्या बात है कीर्ति दी, आप इतना हताश उदास क्यों लग रही हैं? थोड़ी दूर की चुप्पी के बाद वो खुद ब खुद बोली,
गांव में मेरी दूर की रिश्ते की एक बाल विधवा निसंतान जेठानी रहती हैं। मैंने रमा और मयंक को उन्हें ही सौंप दिया है। वे खुशी से इन दोनों बच्चों को अपने पास रख ली। मैंने उन्हें इसके लिए अच्छी खासी रकम भी देनी चाहिए, पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब मैं 5 बच्चों की जगह नहीं, सिर्फ 3 बच्चों की माँ हूँ। एक एक शब्द बोलने में जैसे उन्हें गहरी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था। आप उन्हें कैसे त्याग सकती हैं? वे आपके बच्चे हैं। तुम नहीं समझोगी, इसे वही समझ सकता है जिसने ऐसी स्थिति का सामना किया हो। इनके कारण आयुष की एक जगह शादी टूट गई। उन लोगों का कहना है कि ऐसे पागलपन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इन 2 विक्षिप्त बच्चों की खातिर मैं अपने 3-3 लायक बच्चों की ज़िंदगी कैसे तबाह होने दूं? रमा बड़ी हो गई है, अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को समझने में पूरी तरह असमर्थ है। जरा सी बात पर चीखना शुरू कर देती है। उसकी चीखें आस पड़ोस के लोग सुनते हैं। लोगों का क्या है, उन्हें तो मौका चाहिए। मौका मिलते ही अपने कुटिल कटाक्ष को अपनी आत्मीयता के आवरण में लपेटकर मेरा कलेजा छलनी करते रहते हैं। यह सब मेरे किसी पूर्व जन्म का पाप ही का फल है। बोलते बोलते उनका गला भर्रा गया। परिवेश के अनुसार उनके बदलते विचार ने मुझे असमंजस की स्थिति में डाल दिया था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। कुछ देर बैठकर कीर्ति दी चली गई, लेकिन घंटों तक उनका उदास और क्लांत चेहरा मेरा पीछा करता रहा। जाने मुझे क्यों लग रहा था कि वह कहने कुछ आई थी, पर वह कहकर कुछ और चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद अचानक ही कनॉट प्लेस में मेरी मुलाकात कीर्ति दी से हो गई। कीर्ति दी ने रोते रोते बताया कि रमा को गांव में डेंगू हो गया था। जब तक उसे शहर लाया जाता उसकी मृत्यु हो गई। सुनते ही मेरा कलेजा हिम हो गया। चाह कर भी सहानुभूति के कोई बोल नहीं फूटे। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद विष्णु का तबादला दिल्ली से हैदराबाद हो गया। फिर तो बरसों तक कीर्ति दी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। एक एक कर उनके तीनों बच्चों की शादियां हो गई। हर शादी में वह शादी का कार्ड और आने के लिए अनुरोध भरा पत्र भेजती रही। मैं हैदराबाद जाकर बच्चों की पढ़ाई में ऐसी उलझी कि चाह कर भी किसी शादी में नहीं जा पाई। पटना आने पर कीर्ति दी के समाचार मिलते रहते। माँ ने बताया कि मयंक भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार पटना आने पर पता चला कि कीर्ति दी उन दिनों पटना में ही है। अवकाश प्राप्त करने के कुछ दिनों बाद ही आदित्य बाबू का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। कुछ दिन अपने बेटों के साथ गुजारने के बाद कीर्ति दी अपने ससुराल के पुश्तैनी मकान में रहने चली आई थी। इतना सुनने के बाद तो अपने आप को रोकना मेरे लिए असंभव था। मैं दूसरे दिन ही उनके घर जा पहुंची। उनका बड़ा सा हवेली नुमा मकान अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पूरी तरह सुनसान पड़ा था। बस एक उनकी बरसों पुरानी नौकरानी गंगा बरामदे में बैठी ऊँघ रही थी। बगल के कमरे में कीर्ति दी कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने में मगन थी। जिंदगी के झांझवतों ने उनकी कंचन सी काया को कंकाल में बदल दिया था। मेरे नज़दीक आते ही उनकी मलिन पीले मुख पर पहचान की लकीर दौड़ गई। उन्होंने खींचकर मुझे अपने दुर्बल बाहुपाश में बांध लिया। थोड़ी देर तक हम दोनों मौन, अपने आंसुओं से ही एक दूसरे के गिले शकवे धोते रहे। जब हम थोड़ा संभले तो मेरी नज़र अस्त व्यस्त कमरे में दौड़ने लगी, जो गृहस्वामिनी के घर के प्रति उदासीनता बता रही थी। तभी कीर्ति दी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कहाँ खो गई? ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? यह क्या उम्र है आपकी अकेले रहने की? आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं रहती? बेटे ही अगर साथ देते तो जीवन में यह रिक्तता क्यों कर आती? आज जो मैं आस पड़ोस की दया पर निर्भर अपनी ज़रूरतों और बीमारियों से जूझ रही हूँ, यह सब क्यों मैं अपनी खुशी से करती? यह सब इसलिए कर रही हूँ कि मेरे बेटों ने मेरे अस्तित्व को ही नकार दिया है। दोनों के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आकर मुझे ले जाए। तो मैं क्या करूँ? यह सब तो मैं खुशी से कर नहीं रही हूँ। जहाँ तक बेटी का सवाल है, वह तो वैसे भी विदेश में रहती है। महीने 2 महीने पर फ़ोन कर सोना सीखते सेहत ठीक करने के लिए समझा कर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को सार्थक कर लेती है। ये सब मेरे पूर्व जन्मकृत पाप ही है।
क्या करूं? इन तीनों बच्चों के भविष्य पर कोई न आँच न आए और वे सम्मान के साथ समाज में सिर उठाकर जिए, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। अपने 2 अबोध बच्चों को अपने से दूर कर मौत के मुंह में धकेल दिया। ईश्वर शायद उसी अपराध का दंड मुझे दे रहा है। रमा और मयंक की यादों ने उनके व्यथित कर दिया और उनकी आंखों के कोर से आंसू बह निकले। आज दोनों बेटे पटना की संपत्ति बेचने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। इस संपत्ति का उपयोग मैंने उन दोनों मासूमों के लिए किया होता तो आज अपने आप से मुंह छुपाना नहीं पड़ता। आप क्यों इस तरह से मायूसी भरी बातें करती हैं? नहीं नहीं, मुझे बोलने दो। तुम्हारे सामने बोल लेने से शायद दिल पर पड़ा बोझ थोड़ा कम हो जाए। सच पूछो तो मैं ही कारण थी रमा और मयंक की मौत का। एक तो आयुष, अमन और गौरी के लिए उमड़ती ममता ने मुझे अंधा बना दिया था। दूसरे, मेरी मृत्यु के बाद रमा और मयंक का क्या हश्र होगा, इसकी कल्पना मात्र से मैं घबरा गई थी। क्रूर सत्य यही था कि मैं चाहने लगी थी कि दोनों मेरे जीते जी इस दुनिया से विदा हो जाए। जब गांव से रमा के डेंगू के हो जाने की खबर मिली, मैं जानबूझकर देर से पहुंची। तब तक रमा की हालत काफ़ी खराब हो गई थी। कैसी सुंदरी थी रमा! तेज बुखार और बीमारी भी उसकी सुंदरता को मलिन नहीं कर पाई थी। अंत समय आने पर मुझे लगा मरने से पहले उसका पागलपन मर गया था। मुझे टुकुर टुकुर ऐसे देख रही थी मानो मेरे मन की सारी बातें समझ रही हो और पूछ रही हो कि क्या दोष था मेरा जो मुझे इस तरह मरने पर मजबूर किया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी? उसकी निर्दोष आंखों की वेदना आज मुझे सालती रहती है। मयंक जो कभी मेरी गोद में आने के लिए बेचैन रहता, रमा की मृत्यु के बाद मुझे देख अपनी नजरें फिरा लेता। जब मैं वहाँ रहती, वह बड़ी माँ के गोद में ही चिपका रहता, मानो उसके निष्कलुष चित्त ने मेरे मन में पलते विकार की रेखा को पहचान लिया हो। मेरी निसंतान जेठानी उस पर अपना भरपूर ममता लुटाती, पर वह भी अपनी जुड़वा बहनों से बिछड़कर ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। अपने मासूम बच्चों के साथ मैंने जो छल किया, उस प्रवंचना का अंत भला सुखद कैसे हो सकता था? कोई समझे या न समझे, अपने ही दोनों बच्चों के प्रति मेरे मन के कलुष को तुम्हारे जीजा जी अच्छी तरह समझ गए थे। मुझ पर बिना कोई अभियोग और लांछना लगाए उन्होंने चुप्पी साध ली थी। मेरे इस कृत्य ने उन्हें इतना बड़ा रंज दिया जिसे वह अपने अंतिम क्षणों तक नहीं भुला पाए। सारी बातें सुन मैं स्तब्ध रह गई। एक बीमार, कृशकाय, पश्चाताप की अग्नि में झुलसती माँ को मैं क्या कहती। उनकी करुण आंखों में अपने दर्द मेरे साथ बांट लेने की जो चाहत और याचना थी, उसने बरसों पुराने मैत्री के डोर में फिर से हम दोनों को मजबूती के साथ जकड़ दिया और मेरा मन उन्हें इस स्थिति से उबार लेने के लिए कटिबद्ध हो गया। अपने आंचल से उनकी आंखों के आंसू पोंछ मैं बोली, जो घटित हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर उसके विकल्प तो ढूंढे ही जा सकते हैं। इस तरह पश्चाताप की अग्नि में अपने को भस्म करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ तो ऐसा कीजिए जो आपको अपने मन में पलते गुनाहों से मुक्ति दे। अपना समय और पैसा ऐसा बच्चा पर निछावर कीजिए जो रमा और मयंक की तरह ही हृदयहीन समाज के ठुकराए हुए हैं। पटना में मंद बुद्धि बच्चों के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। उनसे संपर्क कीजिए, आपको जीने का मकसद मिल जाएगा और मन को सुकून। उस दिन कीर्ति दी के यहाँ से लौटने के बाद अचानक ही मुझे दूसरे दिन मुंबई जाना पड़ा। वहाँ विष्णु बीमार हो गए थे। जब 6 महीने बाद वापस पटना आने का मौका मिला, आते ही मैं कीर्ति दी से मिलने जा पहुँची। कीर्ति दी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मुझे देखते ही बोली, आओ सुनंदा, बड़े ही अच्छे मौके पर आई हो। मैं स्कूल जा रही हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ, साथ चलो, तुम भी मेरा स्कूल देख लेना। सच कीर्ति दी? हाँ, मैं मंदबुद्धि बच्चों के लिए खोले गए एक विद्यालय में निःशुल्क काम करती हूँ। वहाँ मैं बच्चों को छोटे मोटे घरेलू सामान बनाना सिखाती हूँ ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। समय समय पर गरीब बच्चों की आर्थिक सहायता भी कर देती हूँ। तुम्हारे कहने पर मैंने एक कदम बढ़ाया तो धीरे धीरे रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। मैं अचंभित उनके इस बदले रूप को देख रही थी।
उनके कंठ स्वर में पहले की तरह ही स्वाभाविक गरिमा आ गई थी, जो इस बात का द्योतक था कि उनका काम उन्हें उन अनचाहे गुनाहों के बोझ से मुक्ति दिला रहा है जिसने कभी उनका जीना दुर्भर कर दिया था। यही मुक्ति बोध उनके काम करने की प्रेरणा बन गई थी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी की कहानी मुक्ति बोध। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।